प्रोडक्शन फंक्शन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि तकनीकी विकास किसे कहा जाता है, किसे श्रम गहन तकनीक विकास कहा जाता है, किसे पूंजी गहन तकनीक विकास कहा जाता है, किसे तटस्थ तकनीक विकास कहा जाता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बहुत छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे जो सामान्य रूप से कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। आइसोलाइन किसे कहते हैं या विस्तार पथ किसे कहा जाता है, या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि क्या परिधि रेखाएं आइसोलाइन होती है या नहीं होती है, उत्पादन रेखा किसे कहते हैं। लगभग ये सब सिमिलर शब्द हैं, पर जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उस दृष्टि से केवल बहुत ही छोटी और बहुत कम संक्षिप्त शब्दों में हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहली चीज हम ये मानते हैं, आइसोलाइन किसे कहते हैं। आइसोलाइन का मतलब होता है कि वह लाइन जिसके प्रत्येक बिंदु पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन समान रहती है, उनको हम आइसोलाइन कहते हैं। विभिन्न जो समोत्पाती वक्र है उनको मिलाने वाले बिंदुओं, वह सारे बिंदु जहाँ तकनीकी प्रतिस्थापन की दर समान रहती है, उन्हें आइसोलाइन की संज्ञा दी जाती है। क्या बोलेंगे, जैसे अलग अलग जो समोत्पाद वक्र है, ये समोत्पाद वक्र फर्स्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये जो सारे समोत्पाद वक्र जिन पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन बराबर हो, यानी वह समोत्पाद वक्र जिन पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर बराबर होती है, अगर उन बिंदुओं को मिला दें, जैसे यहाँ से मूल बिंदु से हम खींच रहे हैं, यहाँ देखिए इनका ढाल समान है, तो यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन की दर बराबर है। P बिंदु है, Q बिंदु है, R बिंदु है, इनमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल स्थिर है, कांस्टेंट है। और जहां मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होती है, उनको हम आइसोलाइन की संज्ञा देते हैं। तो यहां स्थिति क्या है, जिन भी बिंदु पर तकनीकी प्रतिस्थापन की दर सीमांत दर समान होती है, तो हम ये बोलेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट, इसलिए इसको हम बोलेंगे आइसोलाइन। क्लियर। दूसरी चीज क्या होती है, विस्तार पथ किसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो आइसोलाइन है, तो आपको आइसोलाइन कब पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, समोत्पाद वक्र पर वह सभी बिंदु जहां सीमांत प्रतिस्थापन की दर समान होती है, कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, उनको मिलाने वाला जो वक्र होता है उसे ही आइसोलाइन की संज्ञा दी जाती है। दूसरी चीज क्या होता है, विस्तार पथ। दूसरा देखिए, विस्तार पथ देखिए, अलग अलग समोत्पाद वक्र पर उपभोक्ता का संतुलन है। ये आइसोकोस्ट लाइन है, ये आइसोकोस्ट लाइन 2 है, ये फिर कोस्ट लाइन 3 है। अब ये समोत्पाद वक्र है पहला, ये समोत्पाद वक्र है दूसरा, यहाँ उत्पादक का संतुलन है। तो उत्पादक के विभिन्न समोत्पाद वक्र पर जो संतुलन है, ये देखिए, पहले आइसो प्रोडक्ट 1, ये उत्पादक का संतुलन था, 100 प्रोडक्शन हो रहा था। आइसो प्रोडक्ट 2, क्यू पर संतुलन है, 200 प्रोडक्शन हो रहा है, और उसने लागत लगाई। आइसो प्रोडक्ट 3, आर पर संतुलन हो रहा है। तो ये जो मिलाने वाली रेखा है, इसको बोलते हैं विस्तार पथ। यानी समोत्पाद वक्र पर विभिन्न उपभोक्ताओं के संतुलन को जो बिंदु मिलाते हैं, उन बिंदुओं को मिलाने वाले पथ को ही विस्तार पथ कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आइसोलाइन ही विस्तार पथ है, क्योंकि आइसोलाइन मूल बिंदु से अगर आइसोलाइन को स्टार्ट किया जाए तो जो सीधी रेखा होती है जहां मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है, उसे ही विस्तार पथ की संज्ञा दी जाती है। हमें यह देखना है कि जो उत्पादक का संतुलन है, अलग अलग लागत पर, ये कोस्ट 1 है, ये कोस्ट 2 है, ये कोस्ट 3 है, इन पर अलग अलग बिंदुओं पर जो उपभोक्ता का संतुलन होता है वो एक स्थिर, अगर मान लीजिए प्रतिस्थापन की दर में है, तो उसे विस्तार पथ की संज्ञा दी जाती है। अगली बात देखेंगे कि एक बार कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या परिधि रेखा आइसोलाइन होती है। प्रश्न आ रहा है, थर्ड हम बोलेंगे, क्या परिधि रेखा आइसोलाइन होती है। यह प्रश्न भी पूछा गया।
हमने रिज रेखाओं के बारे में पहले से पढ़ा है कि रिज रेखाएं वह रेखाएं होती है जो उत्पादन के आर्थिक और अनार्थिक संयोगों को अलग अलग करती है। दूसरी चीज हमने आइसोलाइन भी पढ़ा है कि आइसोलाइन वह लाइन होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन स्थिर होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ देखिए हम रिज रेखा की बात करेंगे तो ये रिज रेखा है आइसो प्रोडक्ट 1 Q0 100 प्रोडक्शन को बता रहा है, आइसो प्रोडक्ट 2 Q0 200 प्रोडक्शन को बता रहा है, Q0 300 को बता रहा है। तो ये रिज रेखा है, ये पहली रिज रेखा, ये दूसरी रिज रेखा ए बी। ये देखिए ये रिज रेखा के जो पी क्यू आर बिंदु है, इन तीनों ही बिंदु पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल होता है 0, क्योंकि यहां श्रम की सीमांत उत्पादकता रिज रेखा के प्रत्येक बिंदु पर श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 हो जाती है। तो ये बिंदु भी, ये भी आइसोलाइन होगी, क्योंकि आइसोलाइन क्या होती है, आइसोलाइन वह लाइन होती है जिसपे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, तो यह बराबर होना चाहिए। तो इन तीनों पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन बराबर होता है, क्योंकि तीनों बिंदु पर श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। इस कारण निचली परिधि रेखा को भी हम आइसोलाइन कहेंगे। और यहाँ ऊपरी परिधि रेखा है, इसको मैं P1 बोलता हूँ, इसको Q1 बोलता हूँ, इसको R1 बोलता हूँ। तो ये तीनों जो बिंदु है, ये तीनों जो बिंदु है, इस पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम कैपिटल टू लेबर 0 है, क्योंकि ये तीनों बिंदु पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। तो वहाँ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन कैपिटल टू लेबर 0 है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर भी जो है ये भी एक आइसोलाइन होगी, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है। तो निचली परिधि रेखा जो है, या इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर अगर लेबर टू कैपिटल लेंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ देखें निचली परिधि रेखा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल 0 है, अर्थात प्रत्येक खंड बिंदु पर तकनीकी प्रतिस्थापन की दर स्थिर है। अतः निचली परिधि रेखा को हम आइसोलाइन कहेंगे। ऊपरी परिधि रेखा के प्रत्येक बिंदु पर अगर हम देखें कि अगर लेबर टू कैपिटल की बात करें तो अनंत है, P डैश पर भी अनंत है, Q डैश पर भी अनंत है और R डैश पर भी अनंत है। तो ऊपरी परिधि रेखा के प्रत्येक बिंदु पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल, कैपिटल टू लेबर 0 है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन कैपिटल टू लेबर तो 0 है, पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल 1/0 होएगा, तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ऊपरी परिधि रेखा भी आइसोलाइन है। अब तीसरी बात करते हैं कि देखो अब आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेबर टू कैपिटल क्या है, तो 0, और यहाँ पर भी लेबर टू कैपिटल पूछे तो क्या होगा, अनंत होगा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपसे नेट की परीक्षा में पूछ ली जाती है, पीजी की परीक्षा में पूछ ली जाती है, और वहाँ हमको इतना गहन नॉलेज नहीं होता है, इसकी वजह से हम गलत कर देते हैं। अगली बात देखेंगे कि उत्पादन रेखा किसको कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज पर हम बात कर रहे हैं, उत्पादन रेखा। ये प्रोडक्शन रेखा क्या होती है? उत्पादन रेखा दो साधनों में परिवर्तन की वजह से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसको बताने वाली रेखा हो सकती है। दो साधनों में से एक साधन को स्थिर रखकर दूसरी साधन में परिवर्तन करने की वजह से जो उत्पादन में परिवर्तन होता है उसको भी बता सकती है। हम ये माने कि अगर दोनों ही साधनों में परिवर्तन होता है तो उस समय उत्पादन रेखा क्या होगी? जब दोनों ही साधनों में परिवर्तन किया जाता है तो उसकी वजह से जो रेखा होगी वो देखिए, जब फर्स्ट हम लेते हैं जब दो साधनों में परिवर्तन हो, जब दोनों साधनों में परिवर्तन हो तो ये देखिए क्या होगा, पहला दूसरा और दोनों साधनों में परिवर्तन हो रहे हैं तो ये आइसो प्रोडक्ट, ये मूल बिंदु से जा रहा है, ये आइसो प्रोडक्ट 2, ये आइसो प्रोडक्ट 3, आइसो प्रोडक्ट 1, आइसो प्रोडक्ट 2, आइसो प्रोडक्ट 3, संतुलन है P Q R, ये 100, ये 200, ये 300, तो इसको हम बोलेंगे उत्पादन रेखा। तो क्या है? विस्तार पथ ही है, वही उत्पादन रेखा है, अलग से नाम नहीं है, पर हमने विस्तार पथ पढ़ा और आपसे पूछ लिया गया कि प्रोडक्शन लाइन बताओ, तो आइसोलाइन इज
प्रोडक्शन लाइन। क्लियर? अब ये दोनों साधनों में परिवर्तन है तो ये उत्पादन रेखा ऐसी हुई। अगर एक ही साधन में परिवर्तन हो तो उत्पादन रेखा किस प्रकार की होगी, इसकी हम बात करते हैं। जब एक ही साधन में परिवर्तन हो, जब एक ही साधन में परिवर्तन हो तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए दो साधनों में परिवर्तन नहीं होता है, ये आइसो प्रोडक्ट 1 या आइसो प्रोडक्ट 2, तो यहां ये जो है पहला देखिए, इस स्थिति में क्या होगा, ये उत्पादन रेखा हो जाएगी क्योंकि इसको श्रम को हमने पूंजी को कांस्टेंट कर दिया, श्रम की मात्रा में ये परिवर्तन कर रहे हैं तो उत्पादन रेखा चेंज हो जाएगी। अब इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि छोटी छोटी सी बात करें। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि समोत्पाद वक्र और उदासीनता वक्र में क्या अंतर, ये भी हम बात कर लेते हैं इसमें। पांचवा प्रश्न पूछ लिया जैसे समोत्पाद वक्र व उदासीनता वक्र में अंतर। देखिए, समोत्पाद वक्र के प्रत्येक कर्व पर दो साधनों के संयोगों को बताया जाता है, जबकि उदासीनता वक्र है उसमें दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। पहला अंतर हो गया। पहला अंतर क्या है, समोत्पाद वक्र और तटस्थ वक्र, इसमें साधनों का संयोग बताते हैं, इसमें वस्तुओं का संयोग बताते हैं। फर्स्ट। दूसरा, इसमें मेजरमेंट होता है, माप संभव है, क्योंकि समोत्पाद वक्र पर हम लिखते हैं कि यह प्रोडक्शन 100 हुआ या 200 हुआ या 300 हुआ, जबकि इसमें माप संभव नहीं है, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि निचला वक्र ऊपरी वक्र पर ज्यादा संतुष्टि मिलती है, नीचे वक्र पर कम संतुष्टि मिलती है, पर कितनी मिलती है ये हम इसको नहीं बताते। तो ये दोनों में अगला देखिए, और इसके अलावा देखिए उदासीनता वक्र इस रूप में भी भिन्न है कि इसमें हम कल्याण का माप नहीं कर सकते, जबकि इसमें उत्पादन का माप कर सकते हैं। क्लियर? तो कुछ अंतर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो अंतर बताइए तो आप इसमें कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से हमने छोटी छोटी चीजें, कई बार आपसे आइसो लाइन पूछ लिया, विस्तार पथ पूछ लिया, उत्पादन रेखा पूछ ली, चीजें एक ही है पर हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हमने छोटी छोटी बातें डिस्कस करी थी। मैं समझता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।